तो याकीन बकली ने हमजा चिमाएव को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है उनकी नेक्स्ट यूएफसी फाइट के लिए। और उनका ऐसा कहना है कि वो हमजाद को एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर करेंगे अगर हमजाद अपनी नेक्स्ट फाइट के अंदर सिर्फ एक राउंड के लिए स्ट्राइकिंग करते हैं। तो इस चैलेंज के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। याकीन बकली ने क्यों हमजाद को ये चैलेंज दिया है और क्या हमजा चिमाएव को नासरुद्दीन इमामोव के अगेंस्ट पूरे एक राउंड स्ट्राइकिंग करनी चाहिए इस चैलेंज के लिए, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और तो और भाइयों, यहाँ पे फ्लाई वेट डिवीजन के अंदर काफी सारे चेंजेस आए हैं। ब्रैंडन रॉयवाल का केओ करा है यहाँ पे मैनेल के आपने लास्ट यूएफसी इवेंट के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर अलेक्जेंड्रे पांटोजा की इंजरी अपडेट आप सबको बताऊंगा। और तो और यहाँ पे जो नए चैंपियन है जोशुआ वैन, उन्होंने सॉरी भी बोल दिया है अपनी सेलिब्रेशन के लिए। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, कुछ दिनों पहले याकीन बकली जो कि करंटली वेल्टर वेट डिवीजन में फाइट करता है, एक टाइम पे वो मिडिल वेट डिवीजन में फाइट करता था, अच्छी खासी विक्ट्रीज भी ली है। याकीन बकली का जो एक केओ है इम्पा कसानिया का, वो भी बहुत तगड़ा केओ माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर केओ माना जाता है। तो उस फाइटर याकीन बकली ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज इशू करा हमजा चिमाएव को। अब याकीन बकली ने हमजा चिमाएव को चैलेंज करते हुए ये चैलेंज रखा है कि अगर हमजा चिमाएव अपनी नेक्स्ट फाइट के अंदर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नासरुद्दीन इमामोव के अगेंस्ट होने वाली है, और नासरुद्दीन इमामोव एक बहुत खतरनाक स्ट्राइकर माना जाता है, तो एक स्ट्राइकर के अगेंस्ट वो अपना फर्स्ट राउंड जो लड़ेगा, अगर फर्स्ट राउंड वो पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्राइकिंग करता है, रेसलिंग को यूज नहीं करता है, तो याकीन बकली यहाँ पे हमजा चिमाएव को $50,000 देने वाला है। ये यहाँ पे चैलेंज रखा है याकीन बकली ने हमजा चिमाएव के लिए। अब ये चैलेंज रखने के पीछे का रीजन ये है कि हमजा चिमाएव ऐसा कहते हैं, और हमजा चिमाएव के कैंप की तरफ से ऐसा बोला जाता है कि रेसलिंग तो यूज करते ही है, लेकिन हमजा चिमाएव एक बहुत अच्छा स्ट्राइकर भी है, और साथ ही साथ स्ट्राइकिंग वगैरह की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं हमजा चिमाएव। उसकी रील्स, उसकी स्टोरीज वगैरह डालते रहते हैं। तो याकीन बकली ने बेसिकली यही कहा कि इतनी सारी तुम स्ट्राइकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन फाइट के अंदर तुम पूरी की पूरी तरीके से रेसलिंग यूज करते हो। हमने देखा था हमजाद की जो लास्ट फाइट थी, वो 5 के 5 राउंड वहां पर उन्होंने रेसलिंग यूज करी थी रिकस डुप्लेसिस के आगे। इसी को यहाँ पर यूज करते हुए याकीन बकली ने ऐसा कहा है कि इतनी स्ट्राइकिंग प्रैक्टिस करने का फायदा क्या जब तुम पूरी तरीके से रेसलिंग यूज करने वाले हो। तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ कि $50,000 तुम्हें मिलेंगे अगर तुम अपनी नेक्स्ट फाइट के अंदर फर्स्ट राउंड पूरी की पूरी स्ट्राइकिंग से करते हो। तो अब भाइयों, इस बारे में आप सबको मेरा ओपिनियन जानना है कि क्या हमजा चिमाएव को यहाँ पे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके दो बहुत बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ऑब्वियसली भाइयों, नासरुद्दीन इमामोव अपने आप में एक बहुत खतरनाक स्ट्राइकर है। उसके अगेंस्ट यहाँ पर स्ट्राइकिंग करने जाना किसी भी फाइटर के लिए, चाहे हमजा चिमाएव हो या कोई भी हो, बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल हो सकता है। नासरुद्दीन इमामोव वही फाइटर है जिसने मिडिल वेट डिवीजन में इजराइल एडेसानिया को स्ट्राइकिंग में हरा दिया। तो आप समझ सकते हो कि इजराइल एडेसानिया को स्ट्राइकिंग में नॉकआउट करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। इवन दो एडेसानिया अब आउट ऑफ प्राइम है, बट स्टिल नासरुद्दीन इमामोव की बहुत फास्ट हैंड्स है, बहुत स्ट्राइकिंग उसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो उसके अगेंस्ट हमजा चिमाएव वैसे कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए जाएगा कि हाँ फर्स्ट राउंड में स्ट्राइकिंग नहीं करेगा और उसको टेक डाउन थ्रेट नहीं होगा इमामोव को, तो उसकी स्ट्राइकिंग और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो डेफिनेटली हमजाद को अपने टिपिकल गेम प्लान के साथ ही जाना है अगर उनको फाइट जीतनी है तो। और जो दूसरा रीजन है भाइयों कि यहाँ पर हमजाद को ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वो है कि ये सिर्फ $50,000 का चैलेंज है। ऑब्वियसली हमारे लिए $50,000 बहुत बड़ी बात है, तो बट $50,000 का कौन चैलेंज देता है। हमजा चिमाएव मिडिल वेट चैंपियन, अगर बकली चैलेंज दे भी रहा था तो यहाँ पर कम से कम $1 मिलियन या $500,000 का तो देना चाहिए था, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ही कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप देखो $50,000 में क्या ही होगा, हमजा चिमाएव के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट होगा भी नहीं। तो डेफिनेटली अगर चैलेंज है यहाँ पर ऐसे $500,000, $1 मिलियन, $2 मिलियन का चैलेंज है, तो एक बार को कंसीडर भी किया जा सकता है। बट यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है, तो मुझे नहीं लगता कि हमजा चिमाएव के लिए ये फिजिबल होगा। इस अमाउंट पे यहाँ पे स्ट्राइकिंग करना फिजिबल होगा, अपना गेम प्लान चेंज करना फिजिबल होगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर हमजा चिमाएव को एक्सेप्ट करना चाहिए ये चैलेंज? मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब भाई बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के फ्लाई वेट डिवीजन की। फ्लाई वेट डिवीजन में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी। आज यूएफसी का लास्ट इवेंट था। हाँ, मैंने बोला है कि यूएफसी का लास्ट इवेंट यहाँ पे यूएफसी 323 था, बट वो लास्ट पेपर व्यू इवेंट था। आज फाइट नाइट इवेंट था, और वो भी यहाँ पे यूएफसी का आज का लास्ट फाइट नाइट इवेंट था इस साल का। अब जो भी इवेंट्स होंगे वो नेक्स्ट ईयर ही होने वाले हैं। तो लास्ट फाइट नाइट इवेंट में मैनेल काप ने यहाँ पे ब्रैंडन रॉयवाल को नॉकआउट कर दिया, और एक बहुत स्पेक्टेकुलर नॉकआउट था और अनएक्सपेक्टेड था। रॉयवाल अपनी चिन के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि जोशुआ वैन के साथ फाइट के बाद उसके चिन डिटेरियोरेट कर चुकी है। तो यहाँ पर एक बहुत क्लीन शॉट के साथ मैनेल काप ने रॉयवाल को नॉकआउट कर दिया,
और अब वो भी यहाँ पर टाइटल मिक्स में डेफिनेटली आ चुका है। तो आप समझ सकते हो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है फ्लाईवेट डिवीजन। नात्सुरो ताइरा, मैनुएल काब, जोशुआ वैन, अलेजांड्रे पांटोजा, ये चारों यहाँ पे टाइटल मिक्स में आ चुके हैं। जोशुआ वैन चैंपियन है, अलेजांड्रे पांटोजा यहाँ पे है, नात्सुरो ताइरा को कह रहे हैं कि उसको नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा, मैनुएल काब भी अब एंट्री ले चुका है। तो फ्लाईवेट डिवीजन काफी ज्यादा हीटअप हो चुका है इस टाइम पे। बाकी रही बात, बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ पर अलेजांड्रे पांटोजा की इंजरी के बारे में अपडेट मांग रहे थे। तो यहाँ पर अलेजांड्रे पांटोजा की अपडेट यहाँ पर यही है कि उन्होंने बोला है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे कमबैक करने वाले होंगे। अब भाई पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग इस टाइम पर अलेजांड्रे पांटोजा लग रहा है, क्योंकि इस फाइटर को जितना डेडिकेशन, जितना हार्ड वर्क है, यहाँ पे एमएमए को रिलेटेड ही जितना ज्यादा पैशनेट है। जिस तरीके की इंजरी इसको लास्ट टू लास्ट वीक यहाँ पर यूएफसी 323 में हुई थी, उस इंजरी के बाद जिस स्टेज पे है ये कैरियर पे अपने, यूएफसी टाइटल चला गया, 36 का एज इसका हो चुका है। तो मोस्ट प्रॉब्ली सबने और मैंने खुद भी ये चीज एंटिसिपेट करी थी कि शायद अलेजांड्रे पांटोजा यहाँ से क्विट कर देगा, या फिर वो गिव अप कर देगा, या फिर यहाँ पर उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। इस इंजरी, इतनी ग्रूसम इंजरी के बाद यूजुअली यूएफसी फाइटर्स का कैरियर खत्म हो जाता है इस एज पे, लेकिन अलेजांड्रे पांटोजा ने अनाउंस करा है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे कमबैक करेंगे। और उन्होंने वो कैप्शन भी लिखा कि आई एम बिल्ट डिफरेंट। तो डेफिनेटली भाई अलेजांड्रे पांटोजा बहुत डिफरेंट बिल्ट है। यूजुअल फाइटर्स सब होते हैं, फाइटिंग सब अच्छी कर लेते हैं, फाइटिंग की एबिलिटी सबके पास अच्छी होती है, कोई भी डेवलप कर सकता है, सीख सकता है थ्रू द इयर्स। बट वो जो फाइटिंग हार्ट होता है, वो डिटर्मिनेशन होता है, वो नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड होता है, वो अलेजांड्रे पांटोजा में पूरी तरीके से भर भर के डाला हुआ है। तभी आप सोचो कि यहाँ पे 2 हफ्ते पहले इतनी ग्रूसम इंजरी हुई और आज उसकी ट्रेनिंग फुटेजेस भी आने लग गए। वो वापस यहाँ पे वेट ट्रेनिंग कर रहा है, हाँ दूसरे हाथ से कर रहा है, ऑब्वियसली स्पारिंग नहीं कर रहा, एमएमए ट्रेनिंग नहीं कर रहा, बट ऑब्वियसली जो अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, बॉडी का जो बेस है वो पूरी तरीके से खराब ना हो जाए, उसको सस्टेन करने के लिए अपनी वेट ट्रेनिंग वगैरह कंटिन्यू रख रहा है, उस हाथ को आइसोलेट कर रखा है। तो आप समझ सकते हो कि ये बंदा पूरी तरीके से लेजर फोकस, डेडिकेटेड है कि हाँ मुझे यहाँ पर जल्दी से इस इंजरी को ठीक करना है और वापस से यहाँ पर यूएफसी टाइटल फाइट के लिए आना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब 6 से 8 महीने के अंदर वापस से अलेजांड्रे पांटोजा को यहाँ पर अपना यूएफसी रीमैच करते हुए देख सकते हो जोशुआ वैन के अगेंस्ट, अगर उस टाइम तक जोशुआ वैन चैंपियन रहता है। क्योंकि जोशुआ वैन ने इस टाइम पे कोई भी इंजरी नहीं ली थी उस फाइट के अंदर, तो शायद एक क्विक बुक भी हो सकता है टात्सुरो ताइरा वर्सेस जोशुआ वैन की फाइट। और उसके बाद अगर जोशुआ वैन चैंपियन रहता है, और या कोई भी चैंपियन रहता है, तो उसको एक इंस्टेंट रीमैच जरूर मिलेगा अलेजांड्रे पांटोजा के अगेंस्ट। रही बात भाई एक और चीज यहाँ पर कही जा रही थी कि जोशुआ वैन ने काफी ज्यादा सेलिब्रेट करा, अलेजांड्रे पांटोजा का हार्ट टूटा था इसलिए वो चैंपियन बना, उसको वहां पे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था। तो इस बारे में यहाँ पे जोशुआ वैन ने अपडेट दिया और बेसिकली उसने सॉरी कहा है। उसका ऐसा कहना है कि वो सेलिब्रेट अपनी विक्ट्री के लिए कर रहा था, ना कि वो इस चीज का सेलिब्रेट कर रहा था कि यहाँ पे अलेजांड्रे पांटोजा का हार्ट टूट गया इसलिए वो सेलिब्रेशन करने लग गया। उसका ऐसा कहना थी कि उस एट अ मोमेंट उसने देखा भी नहीं था कि अलेजांड्रे पांटोजा का हार्ट टूटा है और उसको इतनी बड़ी इंजरी हुई है। जब उसको यहाँ पर रिप्लेस के अंदर दिखाया गया, बड़ी स्क्रीन के अंदर उसने देखा, जब वो सेलिब्रेट कर रहा था, तब उसको पता चला कि अलेजांड्रे पांटोजा का हार्ट टूट गया या इतनी बड़ी इंजरी हुई है, इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहा था। और ओवरऑल उसने यहाँ पे अपोलोजाइज करा है अपने इस बिहेवियर के लिए। पर्सनली भाई मुझे ऐसा लगता है कि जोशुआ वैन को किसी भी चीज के लिए अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं थी, उसने कर दिया वो अलग चीज है। बट स्टिल आप समझ सकते हो कि एक यूएफसी चैंपियनशिप जीतना, वर्ल्ड में कितने ही लोग होते हैं जो कभी जाके यूएफसी चैंपियन बनते हैं। तो ऑब्वियसली इतनी मेहनत के बाद एक यूएफसी चैंपियन बनना, भले उसके कंट्रोल में नहीं है, वहां पे सामने वाले फाइटर को इंजरी हुई तब वो बना, लेकिन वो चीज उसके कंट्रोल में नहीं है, तो स्टिल उसका यहाँ पे सेलिब्रेट करना डेफिनेटली बनता था। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।